हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 1। क्लास 9th का साइंस होगा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में कहें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला शब्द हमें पदार्थ मिला था। अब देखिए, पदार्थ ही आपसे पूछा जाए या फिर वस्तु आपसे पूछा जाए या फिर आपसे द्रव्य पूछा जाए, इन तीनों का अर्थ जो होता है वह सेम होता है। संसार में उपस्थित वह सब कुछ, संसार में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो तथा वह कुछ स्थान घेरे। यहाँ पर देखिए, पदार्थ वह चीज़ है, वह है जो स्थान घेरता है। क्या करे? स्थान घेरे। और फिर दूसरी चीज़ क्या है? जिसमें भार हो। संसार में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें कुछ न कुछ भार हो तथा वह कुछ न कुछ स्थान घेरे, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, केतली है, ये भी एक पदार्थ है। इसके अंदर भरा ये जो जल है, ये भी एक पदार्थ है। और ये जो यहाँ से निकल रहा है, ये भाप जो निकल रहा है, यह भी एक पदार्थ है। और इस गिलास में देखिए आइस क्यूब है, ये भी एक पदार्थ है। और ये गिलास खुद एक पदार्थ है। आप जो कि पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, हम दोनों खुद एक पदार्थ हैं। और ये देखिए मशाल, ये मशाल भी एक क्या है? पदार्थ है। तो संसार में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो तथा वह कुछ स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। देखिए, लेकिन याद रखिएगा, प्रकाश 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 न तो स्थान घेरता है, ना तो इसमें द्रव्यमान होता है, तो यह पदार्थ नहीं है। और एक होता है ध्वनि, एक होता है ध्वनि। ध्वनि भी स्थान नहीं घेरता, न इसमें कोई वजन होता है, तो यह भी एक क्या है? पदार्थ नहीं है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है? पदार्थ के मूलभूत गुण। पदार्थ के मूलभूत गुण क्या हैं? यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, पदार्थ के ऐसा गुण जो सभी प्रकार के पदार्थों में पाया जाए। मूलभूत गुण किसे कहते हैं? ऐसा गुण जो सभी प्रकार के पदार्थों में पाया जाए, चाहे वो क्या हो? द्रव्य हो, ठोस हो, या द्रव्य हो, या फिर गैस हो। चाहे वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, उसके अंदर यदि ये सब गुण पाए जाते हैं तो वह यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज कहलाएगा। जैसे कि किसी भी पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होना ही चाहिए, होता ही है। बिना द्रव्यमान के कोई पदार्थ होगा ही नहीं। उसका आयतन होगा ही। यदि आयतन है तो उसमें घनत्व तो होगा ही। यदि द्रव्यमान है तो उसका जड़त्व भी होगा। यानी ये चार गुण जो हैं किसी भी पदार्थ के अंदर होते ही हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो पदार्थ जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। परंतु हमारी एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे तो वह जो येलो कलर से जो ब्रैकेट में दिया है, उसमें 2 पदार्थों का जिक्र और किया गया है, जिसमें से एक प्लाज्मा है और दूसरा बोसास्टिन। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं पदार्थ जो होते हैं वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ कुल 5 प्रकार के होते हैं। चलिए एक एक करके हम सभी का डिफिनेशन और उदाहरण के साथ समझते हैं। इसमें देखिए, पहले ठोस पदार्थ है, फिर द्रव है, फिर गैस है, फिर प्लाज्मा है, तब बोसास्टिन संघनन। इसे बोसास्टिन कंडेंसेट भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था, यह पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसका आकार भी निश्चित होता है, यानी साइज भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ठोस वह पदार्थ है, वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि लकड़ी का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। बर्फ़ का भी आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। लोहा, इसका भी। देखिए यहाँ पर यदि लकड़ी आप लेंगे तो लकड़ी का आकार जो होता है वह फिक्स होता है, जब तक कि आप इसे काट न दें, यानी बिना बल लगाए उसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ऐसे इरेजर का भी आकार व आयतन निश्चित होता है। आप जो कपड़ा पहनते हैं इसका भी आकार व आयतन निश्चित होता है। ईंट का भी तो आकार और आयतन निश्चित होता है। और ये देखिए बर्फ़,
ये पिघल जो रहा है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो ठोस अवस्था में है यह क्या है, यह पदार्थ की ठोस अवस्था है। मतलब इसका भी आकार व आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव पदार्थ की एक अवस्था है, लिक्विड। देखिए द्रव ये है और एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य। यह खुद पदार्थ होता है और यह जो है ये पदार्थ की अवस्था है। तो द्रव्य कैसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो। मतलब वह जितना है वह उतना रहेगा परंतु आकार अपना क्या करेगा, परिवर्तित करते रहेगा। जैसे पानी या दूध को किसी अन्य पात्र में डाला जाए तो वह उसका आकार ले लेते हैं परंतु उनका आयतन जो होता है निश्चित होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दूध है, इसे अभी बॉटल के शेप में, पानी है, इसे अभी बॉटल की शेप में है। क्यों? क्योंकि वह बॉटल के अंदर धरा गया है। लेकिन इसे अगर निकाल लिया जाए और इसे जग में धर दिया जाए तो यह जग के शेप का हो जाएगा। यदि और किसी पात्र में धर दिया जाए तो पात्र के शेप का हो जाएगा। अतः इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम द्रव कहेंगे। ठीक, ऐसे मिल्क का प्रॉपर्टी होता है, ऐसे पेट्रोल का भी। ये देखिए ये पेट्रोल का है। ठीक, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गैस क्या होता है, यह पदार्थ की वह अवस्था होता है जिसका आकार ही ना निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसके जो कण होते हैं स्वतंत्र रूप से चारों ओर फैले हो सकते हैं। मतलब जैसे कि हवा हो गया और ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 और NO2 हो गया, ये सब जो हैं ये हमारे गैस के उदाहरण हैं। ठीक, आशा करते हैं यह भी आप सभी को समझ में आए। देखिए इसमें ये है गैस। अब देखिए इसमें से भाप निकल रहा है और ये CO2 है और ये क्या है, ये धुआं है। तो ये सब का आकार व आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित है, इसलिए ये क्या है, ये गैस अवस्था है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, इसको आप लोग सुनिएगा ध्यान से। प्लाज्मा यह पदार्थ की वैसी अवस्था होती है जो उच्च वोल्टता तथा उच्च घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है। यह पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जो उच्च वोल्टता तथा उच्च घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे कि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर को जलते हुए देखा होगा, तो उसमें इतना ज़्यादा करंट हाई हो जाता है कि वह क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जलने लगता है। तो उसमें से जो रंग निकलता है वो खूबसूरत, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। यदि आप लोगों ने बादल को गड़गड़ाते बारिश के मौसम में देखा होगा, जब बादल टकराते हैं तो उसमें से एक चमक निकलती है और वो जो चमक होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर देखिए ठीक से डेफिनेशन भी लिखा गया है। प्लाज्मा वह अवस्था है जिसमें गैसों के परमाणु अत्यधिक ऊर्जा के कारण आयनित हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और पदार्थ की बिजली का अच्छा चालक माना जाता है। यानी आप लोग प्लाज्मा से ये समझ सकते हैं कि यह उच्च वोल्टता तथा उच्च घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है और खूबसूरत रंग बिखेरता है। जब भी यह उत्पन्न होता है यह खूबसूरत रंगों के साथ उत्पन्न होता है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ आया। जैसे देखिए सूरज के अंदर भी प्लाज्मा होता है। नियॉन लाइट को आप लोग देखे होंगे तो वह बहुत अच्छा चमकता है। ठीक, ऐसे देखिए और हम उदाहरण आप लोगों को देते हैं। देखिए यहाँ पर ये है प्लाज्मा बल्ब। ये क्या है, ये प्लाज्मा बल्ब है, प्लाज्मा। ठीक, इसकी क्या होती है, यदि आप इसके सरफेस पे यह कहीं पर यदि हाथ रखेंगे तो यह क्या करेंगे, ये खूबसूरत लाइट है ये आपकी हाथों की ओर आकर्षित होने लगे। किधर होने लगी, आपकी हाथों की ओर। मतलब ये आयनीकृत होते हैं। ठीक, आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है बोस आइंस्टीन कंडेंसर, जिसे कहते हैं बोस आइंस्टीन संघनन। अब देखिए इसे BEC के नाम से भी जाना जाता है, इसे BEC के नाम से शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए BEC क्या है, BEC वह अवस्था है जो पदार्थ के अत्यंत कम ताप पर बनती है। मतलब दोस्तों यदि हम किसी पदार्थ की, यह पदार्थ की बहुत ही दुर्लभ अवस्था होती है। पहली बात तो यह पदार्थ की बहुत ही दुर्लभ अवस्था होती है। जब हम ताप को अत्यंत कम करें और दाब को बढ़ाते जाएं तो हमें जो पदार्थ की अवस्था प्राप्त होगी उसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसर कहें। जब हम ताप को एकदम कम कर दें और दाब को हम बढ़ाते जाएं
तब जो अवस्था प्राप्त होती है उसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है, पदार्थ के कणों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ के कणों के गुण। अब देखिए कण बहुत छोटे होते हैं। पहला गुण क्या है, पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। देखिए पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब कह सकते हैं हम लोग यदि सामान्य आँखों से देखना चाहे पदार्थ के कण तो हम लोग नहीं देख सकते, हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। दूसरा, जैसे नमक के दाने को तोड़ते जाएं तो अंत में छोटे छोटे कण मिलेंगे। इससे अच्छा है आप देखिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक पैकेट स्याही ले लीजिए, उसे आप 1 लीटर जल में घोलिए और फिर 1 लीटर जल से आप लोग 10 ml जल निकालिए और फिर उसे 1 लीटर जल में घोल दीजिए। फिर इस 1 लीटर में से 10 ml जल निकालिए, फिर आप उसे 1 लीटर जल में घोल दीजिए। फिर आप इस 1 लीटर से फिर 10 ml निकालिए। ऐसे आप प्रक्रिया दोहराते रहिए। देखिए आपको अंततः जो जल भी मिलेगा वह आप लोगों को मिलेगा लगता है साफ़, लेकिन साफ़ जल से जब आप तुलना करेंगे देखेंगे उसमें स्याही के कुछ कण बचे हुए हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, यहाँ पर देखिए नमक के जो कण हैं यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे छोटे होते हैं। ये देखिए इनमें से यदि आप एक कण को बाहर करेंगे तो आप इसे तोड़ते जाएंगे, आपको लाखों कण मिल जाएंगे, परंतु ये छोटे छोटे होंगे, इतने छोटे हो जाएंगे कि आप इन्हें सामान्य आँखों से देख ही नहीं सकते। देखिए अब देखिए कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण क्या है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि आप लोग नमक, पानी यदि आप लोग लिए हैं और इसमें आप लोग नमक घोलते हैं, क्या घोलते हैं, नमक घोलते हैं, तो आप लोग उस पानी की सतह पर निशान लगा लीजिएगा कि यहाँ कितना पानी की सतह है। 1 चम्मच नमक घोलिएगा, जब वो घुल जाएगा फिर 1 चम्मच और नमक घोलिएगा, जब वो भी घुल जाएगा 2 से 3 चम्मच नमक जो है घुल जाएगा, लेकिन पानी की सतह पर कोई बदलाव नहीं आएगा। यह किस कारण होता है, क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। देखिए पदार्थ के कण के बीच कुछ खाली जगह होता है। और दूसरा क्या है, गैसों में यह रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, द्रवों में मध्यम और ठोसों में सबसे कम। यानी कहने का अर्थ है यदि कोई पदार्थ गैस है तो उसमें रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होगा। यदि गैस है तो उसमें रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होगा। यदि वह ठोस है तो उसमें रिक्त स्थान जो होगा सबसे कम होगा। और द्रव में जो होता है वो मध्यम होता है, मतलब बराबर में होता है, ना तो ज़्यादा होता है ना तो कम होता है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कण लगातार गति करते रहते हैं। कण लगातार गति करते रहते हैं यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वह निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं रहते, वे लगातार हिलते डुलते रहते हैं। जैसे कि गैसों में कणों की गति सबसे तेज होती है, गैसों में कणों की गति सबसे तेज होती है, द्रवों में कम होती है और ठोसों में सबसे कम होती है। जैसे आप यदि आप अगरबत्ती को जला देते हैं तो वह कुछ दूर तक महकने लगती है। किस गुण के कारण, क्योंकि पदार्थ के कणों को जितना हीट दिया जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी। हीट देने पे यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो गति भी क्या होती है, बढ़ती है। आप लोग याद रखिए किसी पदार्थ का यदि ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और द्रव को यदि आप एक जगह छोड़ देते हैं यानी अगर ज़मीन पर गिराते हैं तो वह अपने आप चलने लगता है। इसी गुण को गतिशीलता कहते हैं, जब पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। और ठोसों में यह गतिज ऊर्जा नाव के बराबर मतलब होती ही नहीं, बहुत कम होती है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कणों के बीच आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल यानी मजबूती जो होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि यदि जल को ज़मीन पर गिरा दिया जाए और उसमें एक लाइन खींच दिया जाए, उन दोनों को मिलाया जाए तो आपके हाथ के पीछे पीछे जल चला आएगा। किस कारण, क्योंकि वह पदार्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार ठोस में यह आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रवों में मध्यम होता है और गैसों में सबसे कम। गैसों में जो आकर्षण बल होता है वह बहुत कम होता है। इसी का होता है प्रबल अंतराण्विक बल। यह होता है पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
अगला टॉपिक है हमारा हिमांक। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए इसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। वह ताप ताप यानी टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव किस में चेंज हो जाए, ठोस में चेंज हो जाए। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव किस में परिवर्तित हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। और जो जल का हिमांक होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या है, इसमें देखिए वह ताप जिसमें कोई ठोस पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये ठोस है और ये धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो रहा है, ये देखिए द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर दे उसे हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। और जो जल का हिमांक होता है, वह भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक और क्वथनांक दोनों कितना होता है, जल का हिमांक और गलनांक दोनों कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक और यानी जमना और गलना दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर शुरू होते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वथनांक क्या है, इसे आप दैनिक जीवन में समझ सकते हैं। उदाहरण में आपने एक पात्र में जल लिया है, पात्र में क्या लिया है, जल। यहाँ पर देखिए, और इस जल को यदि हम आग से गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ समय बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जल उबलने लगेगा। ये जल क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा एक लाइन की है, इस पर हम ज़्यादा समय ना देंगे। तो याद रखिए, वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या करने, उबलने लगे, उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्वथनांक के बाद संपन्न होता है। वह क्रिया जिसमें कोई द्रव वाष्प में बदलने लगे। यानी दोस्तों, जब हम जल को हम गर्म करेंगे तो यहाँ पहले उबलेगा और उबलने के बाद यह धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगेगा, वाष्प में परिवर्तित होने लगा। तो इसी क्रिया को, वह क्रिया जिसमें कोई द्रव वाष्प में बदलने लगे, उसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक उदाहरण बताइए कमेंट में जिसमें कोई पदार्थ बिना क्वथनांक में जाए, कोई द्रव बिना क्वथनांक में जाए सीधे वाष्प में बदल जाए, बिना क्वथनांक में जाए सीधे किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए। एक क्रिया का नाम बताना है। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, संघनन। देखिए आप नाम से ही समझ सकते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। अब देखिए वह क्रिया जिसमें कोई वाष्प द्रव में बदलने लगे। आप लोगों ने कोहरा तो पढ़ते हुए देखा हो, जिसे ओस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वायुमंडल में छोटे छोटे ये जो होते हैं वाष्प के रूप में ये जल मौजूद होते हैं। और शाम के टाइम जो तापमान जब गिरता है तो यही जो छोटे छोटे जो ये वाष्प होते हैं यह एक बूंद का रूप ले लेते हैं और शाम के टाइम ये गिरने लगते हैं। ये जो वाष्प ये बूंद का रूप लेकर जो जमीन पर गिर रहे हैं, इस क्रिया को जिस क्रिया में ये बूंद में परिवर्तित हो रहे हैं, इस क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। यानी वह क्रिया जिसमें कोई वाष्प द्रव में परिवर्तित होने लगे उसे हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। वह क्रिया जिसमें कोई वाष्प द्रव में परिवर्तित होने लगे उसे हम संघनन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वह क्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में बदल जाए। वह क्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में बदल जाए उसे क्या कहते हैं, हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को यदि हम जलाएंगे तो वह उसका द्रव फॉर्म नहीं देगा, यानी वह द्रव में नहीं परिवर्तित होगा, वह सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगा, वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कपूर का धीरे धीरे वाष्पित होकर गायब हो जाना, तो ये क्या है, ये वाष्प में परिवर्तित होता है, द्रव में यह परिवर्तित होता ही नहीं। अब देखिए इसी का उल्टा निक्षेपण है, इसमें कोई वाष्प सीधे
किस में बदलता है, ठोस में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता, सीधे ठोस में बदलता है। तो वह क्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ सीधे ठोस में बदल जाए उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आए। जैसे ठंडे मौसम में हवा में मौजूद जलवाष्प का सीधे बर्फ के क्रिस्टल में हिमीकरण बन जाना। अब हिमीकरण बन जाना है, हिमीकरण नहीं, हिमीकरण। अब देखिए कोई भी पदार्थ है, अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र में बर्फीले एरिया में देखते होंगे तो हवा जो है वो सीधे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है। तो इसी क्रिया को जो हम लोग बोलते हैं उसे हम निक्षेपण बोलते हैं। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे निक्षेपण के बाद हमने निक्षेपण देख लिया। अब हम निक्षेपण के बाद क्या देखते हैं, तापमान परिवर्तन। तापमान में देखिए दोस्तों, हमें ये फ़ारेनहाइट का नहीं पढ़ना है, हमें ये फ़ारेनहाइट का नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में केवल है केल्विन का। देखिए यदि आप लोग एक तापमान को दूसरे तापमान में चेंज करते हैं, इस फार्मूले का यूज करिएगा। देखिए इसमें कुछ पॉइंट में दिया गया है तो इसे हम सिंपल में लिख देते हैं। आपके इक्वल टू लिख सकते हैं C प्लस का 273। आप लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे और C बराबर आप लिखेंगे K माइनस 273। ठीक, आप लोग देखिए जैसे कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस को बोल दिया जाए, यहाँ पर अगले पेज में ले लेते हैं। देखिए एक सेकंड, बोला जाए 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए। किस में चेंज कीजिए, केल्विन में। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला देखिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फार्मूला। अब देखिए के वाला कौन फार्मूला है, ये वाला के वाला फार्मूला, के बराबर C प्लस का 273। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे के बराबर C कितना है, 25 है, और क्या है 273। आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 298। कितना आ गया, 298 केल्विन आ गया। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। यदि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।